सरकार के लिए मदरसा बोर्ड का मुद्दा सरदर्द बन गया है। सरकार ने तकरीबन 1 साल कबल दिल्ली में मदरसों को मदद देने और उनके असनाद को मंजूरी के लिए मदरसा बोर्ड बनाने का फैसला किया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद समेत कई बड़ी मिली तंजीमों की मुखालफत के बाद ये मामला सर्द खाने की नजर हो गया था। मई के महीने में गरीब नवाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने की शुरुआत कर दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे में शीला सरकार को मदरसा बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। ताहम शीला सरकार ने मुसलमानों में इख्तलाफ बने मदरसा बोर्ड के मामले पर खामोशी बेहतर समझी और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। रियासती इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस मामले में खामोशी अपना रखी है। हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। बहरहाल अभी नई गवर्नमेंट बनी है, अब ये देखना है कि ये मदरसा बोर्ड के बारे में क्या क्या सोच रही, क्या कर सकती है। उम्मीद तो बहुत ज्यादा है और नुकसान इस बात का हो रहा है कि मदरसे जो चल रहे हैं उनकी हालात धीरे धीरे खराब होती जा रही। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत मुल्क की 9 रियासतों में मदरसा बोर्ड चलाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कई बार कांग्रेस की शीला हुकूमत ने इस मामले में ऐलानात किए और दिल्ली अक़लियती कमीशन से इस सिलसिले में एक सर्वे भी कराया था। संघर्ष समिति का कहना है कि मदरसा बोर्ड बनने से मदारिस के तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे। में जो दिल्ली में मदारिस जो चल रहे हैं, इनका मदरसा बोर्ड के न बनने से इनकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती और कहीं भी इनका एडमिशन नहीं होता। और यही तालिब इल्म अगर मदरसा बोर्ड बन जाएगा तो इनका जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें इनका एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सर्वे में मदरसा बोर्ड के हक में 300 से ज्यादा मदरसों ने राय दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार अमल दरामद करने से हिचकिचा रही है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। इस्दात फिरकावाराना तशद्दुद बिल को जल्दी ही पार्लियामेंट में पेश करने के ऐलान का जमीयत उलमा ने खैर मकदम किया है। यूपी जमीयत उलमा के नायब सदर मौलाना मतीनुल हक उसामा ने कहा कि इस्दात फिरकावाराना तशद्दुद बिल पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। मौलाना उसामा ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक फिरके के लिए नहीं बल्कि मुल्क के तमाम फिरकों के लिए जरूरी है। जमीयत उलमा का मुतालबा है, हम बड़ी बड़ी तहरीकें चला चुके हैं। आ जाता तो खुशामदीद कहते हैं, बस ये कि वादा न रह जाए, काम हो जाए। जिस तरह से इस बिल को लेकर सियासत हो रही है उस पर जानना चाहिए। मसला ये है कि सियासत हो रही है हर पार्टी के एतबार से, लेकिन बिल मुल्क की जरूरत है और सारे इंसानों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें सिर्फ अक़लियतों का मैटर नहीं बल्कि सबका मैटर है। तो ऐसा बिल आ जाए कि जिसमें बहुत मरतबा देखा गया कि फसाद इंतजामिया की लापरवाही या उनके उसमें शामिल होने से हुआ, उसके सद्दबाब के लिए अगर बिल आता है तो ये मुल्क को उसको वेलकम करना चाहिए, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा, आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। मुझे नहीं रहना इस नरक में, मैं चली। कहाँ से बनवाऊँ तेरे लिए
ताजमहल पता है? अरे ढंग का घर तो लेके दे नहीं सके और ताजमहल की बात करते हो। क्या हुआ? झगड़ा। चल बाहर आ और हटा अपना फालतू सामान यहाँ से। ये सड़क तूने कर रखी है क्या? ये मेरी जगह है। क्या हुआ? झगड़ा। अरे तुमने मेरी बात हटाई कैसे? अरे टॉयलेट हो या पानी हर जगह पहला नंबर तेरा रहेगा क्या? मैं भरूंगी पानी, हटा के दिखा। हाँ तो तुमने आपको क्या हुआ? झगड़ा। अबे अंधा है क्या? अबे अंधा होगा तू? देख नहीं रहा सड़क की हालत? क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा। ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड में एमएसडीपी स्कीम के तहत मुंतखब अजला हुकूमत और अफसरान की बेतवज्जोही का किस कदर शिकार हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कीम के लिए मुख्तस 600 करोड़ रुपये में से अब तक 20% भी खर्च नहीं हो सका है। झारखंड के रांची, गुमला, साहेबगंज, पाकुड़, खूंटी और सिमडेगा अजला को कसीर अकलियती आबादी में शुमार किया जाता है। इन अजला में एमएसडीपी स्कीम भी लागू है। पिछले साल मजीद 13 अजला को एमएसडीपी के तहत मंजूरी के साथ ही 600 करोड़ रुपये फराहम कराए गए थे, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल करने में इंतजामिया की तरफ से काफी कोताही बरती गई। मुस्लिम तबका इस लापरवाही पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा है। इस तरह से एमएसडीपी का लगभग यहाँ 600 करोड़ रुपया आया हुआ है, जो मुसलमानों के फायदे के लिए, यहाँ की माइनॉरिटी के फायदे के लिए होना चाहिए। उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो झारखंड का विकास हो पा रहा है और न यहाँ की माइनॉरिटी का विकास हो पा रहा है। मुसलमानों का कोई भी भला काम नहीं हुआ। जहां तक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपना दायित्व पूरा करती है, लेकिन राज्य सरकार उसको सीरियसली कभी लेती ही नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, अल्पसंख्यकों के लोगों का काम करना है। अल्पसंख्यक लोग यहाँ पर पिछड़ते जा रहे हैं और बहुत जमाने से पिछड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं है। एडवोकेट मुमताज खान का इल्जाम है कि सूबे में एमएसडीपी स्कीम के निफाज के लिए 11वें पंसाला मंसूबे के तहत 181 करोड़ 40 लाख और 12वें पंसाला मंसूबे में 340 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुस्लिम दानिशवरों का मानना है कि इस रकम का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मदारिस की तरक्की के बड़े काम हो सकते हैं, जबकि हुकूमत के जिम्मेदारों का कहना है कि वो कोशिश करेंगे। एमएसडीपी का यहाँ ठीक से, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होने के वजह से यहाँ पर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पा रहा है। अब सही बात है और इसके हम लोग इसका रिव्यू बैठक भी कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करके ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम अभी दिख रहे हैं उसको दूर किया जा सके। खर्चा होगा, पहले वाला पैसा खर्चा हो जाए, नया प्रोजेक्ट बना के जो दिया गया है उसमें सब रास्ते पर लगा हुआ है, ऑनलाइन है, खर्चा सब होगा। और जो नया ब्लॉक लिया गया 44 ब्लॉक, उसका जो प्रोजेक्ट बन के जा रहा है उस आधार पर खर्चा होगा। वाज़ेह है कि सूबे में 6 महीने से मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरने वाली आरजेडी और कांग्रेस की बदौलत जेएमएम की हुकूमत कायम है, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के काम आज भी सिफर हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। यूपीए राब्ता कमेटी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत की ब्यूरोक्रेसी में सेकुलर इक़दार को फरोग देने के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम चलाए जाएं। मुजफ्फरनगर फसादात में मकामी आला अफसरान के रोल पर सवाल उठाते हुए यूपी राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि इंतजामी उमूर के ओहदे पर फायज जिम्मेदार आला अफसरान को तमाम मजाहिब के बारे में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। डॉक्टर जमील ने कहा कि फिरकावाराना फसादात के दौरान आला अफसरान अपनी इंतजामी जिम्मेदारियां निभाने में अक्सर नाकाम साबित होते हैं। कि जो हमारे अफसरान हैं, चाहे वो आईपीएस, आईएएस, पीसीएस कैडर के हों या नॉन आईएएस, आईपीएस और नॉन पीसीएस कैडर के हों, उनके लिए चाहिए कि उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाएं। हमारा मकसद क्या है?
ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے وہ آگاہ ہونا چاہیے. ان کے سیکولر کریڈینشیل کو ہمیں اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، جس سے کہ صوبے کے اندر جو سیکولر اقدار ہیں ان کو اور مضبوط سے مضبوطر کیا جا سکے. ان کو تمام مذاہب کے بارے میں مطالعے کا موقع دیا جانا چاہیے، بلکہ ان مقامات پر جانے کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ سمجھیں اسلام کیا ہے، وہ سمجھیں بودھ دھرم کیا ہے، وہ سمجھیں جینزم کیا ہے، وہ سمجھیں کہ ہندو دھرم کیا ہے. تو اس سے ان کے اندر ایک سیکولر ذہن ان کا ڈیولپ ہوگا. اتر پردیش کے وزیر برائے بیسک تعلیم رام گووند چودھری نے صوبے میں بنیادی تعلیم کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے. ای ٹی وی نمائندہ عرفان علی سے بات چیت کے دوران انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی، لیکن اردو کتابوں میں فاش غلطیوں کے ہر سوال کو انہوں نے پرنٹنگ کی غلطیاں کہہ کر ٹال دیا. البتہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سال ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. انہوں نے اسکولوں میں استادوں کی کمی جلد پوری کرنے کا یقین دلایا. ایجوکیشن منسٹر رام گووند چودھری جی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. چودھری جی، ای ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے معلمین اردو کی بھرتی شروع کی، بہت دنوں سے لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس میں کچھ دقتیں آ رہی ہیں، ان کو کیسے دور کریں گے آپ؟ نہیں، کچھ دقتیں تو ہم لوگ دور کر دیے اور کچھ معمولی دقتیں ہیں وہ بھی دور کی جائیں گی. 3 دور کی جو ہے کاؤنسلنگ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جو ویکینسی آپ نے نکالی تھی وہ فل نہیں ہو پائی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ادیب ماہر اور کامل کہہ کے باہر کر دیے گئے. کچھ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی ڈگری سیم ایئر کی ہے. تو اس طرح کی جو دقتیں ہیں اس پر آپ کی بات ہوئی ہے، کس طرح آپ آگے بڑھیں گے؟ کامل اور ادیب کی بات تو ہم لوگ اب مان لی ہے. چوتھی کاؤنسلنگ جب ہوگی تو اس میں اس کو سماعت کر دیا جائے گا. اور جو سیم ڈگری کی بات آ رہی ہے کہ ایک ہی سال میں 2 ڈگری مل گئی ہے، اس کو بھی ہم لوگ ضرور نراکرن کرانے کے پریاس کریں گے. ایک بہت اچھی پہل آپ نے شروع کی تھی کہ اسکولوں میں جو ہے کتابیں بانٹنے کی، یونیفارم بانٹنے کی. اس سال اردو کی جو کتابیں بانٹی گئی ہیں، ایک تو بڑی تاخیر سے ملی، دیر سے ملی، اور جو ملی ہیں ان میں غلطیاں بہت ہیں، املے کی بہت غلطیاں ہیں، کچھ فیکچوئل ایرر بھی ہیں. تو اس سلسلے میں کس طرح کی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں ہم جو اس کے بڑے ادھیکاری ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، جو غلطیاں ہیں اس کو تتکال سدھارا جائے گا. اگلی بار کوئی غلطی نہیں ملے گی، ہم وشواسی رکھتے ہیں. آپ نے جو اردو کی کتابیں بنوائی تھی اس کے لیے آپ نے ایکسپرٹ ہائر کیے تھے، باقاعدہ ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کے بعد سارا سلیبس بنایا گیا، اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں رہ گئی ہیں. کون ذمہ دار ہے ان کے لیے؟ اب اس کے لیے تو کچھ پرنٹنگ کمپنیاں ہی ذمہ دار مانی جا سکتی ہیں، کیونکہ جیسے 64 کا 46 کر دینا اور کسی کے آستھان پر دوسرے کا فوٹو لگا دینا، یہ وبھاگ کی گڑبڑی تو نہیں ہے، پرنٹنگ کی گڑبڑی ہو سکتی ہے، اس کو ہم لوگ درست کروائیں گے. اس کو جو کتابیں پہنچ گئی ہیں اسکولوں میں بچوں کے پاس، ان کو کیسے ان کا کریکشن کرائیں گے؟ ابھی تتکال ہم نے بات کی ہے ادھیکاری سے، وہ جیو کر رہے ہیں، وہ تمام اس کو سدھار کروائیں گے. اتر پردیش کے پاس جو ہے بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو محکمہ ہے بہت بڑا ہے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے اسکول ہیں، لیکن بہت سے اسکول ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، اس میں ٹیچر نہیں ہیں. کہیں پر ایسا ہے کہ صرف ایک ٹیچر پر پورا اسکول چل رہا ہے. آپ نے جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس شروع کیا، لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، آپ نے شکشا متروں کو سمایوجت کرنے کی بات کی ہے، تو یہ جو کمی ہے اسکولوں میں ٹیچروں کی، اس کو پورا کرنے کے لیے سرکار کیا سوچ رہی ہے، کس طرح کا منصوبہ ہے؟ نہیں، جب سے نئی سرکار آئی ہے تب سے ہم شکشکوں کی بھرتی کے لیے لگاتار پریاتنشیل ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بادھا آ جا رہی ہے، جسے جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا بھرتی نہیں ہو پا رہی ہے. اسی لیے ایک اس بار بھی بات پر وچار ہو رہا ہے کہ جب تک یہ ماننی اچ نیالے ماننی سروچ نیالے سے کا فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم ریٹائرڈ ٹیچروں کو بھی ہائر کر کے ماندے پر، ایک نشچت ماندے پر، ان سے بھی شکشکوں کی کمی کو پورا کرنے کا پریاس کرنے پر وچار چل رہا ہے. ابھی جو آپ کا پورا جو ڈھانچہ ہے بیسک ایجوکیشن منسٹر کا، کس طرح کی آپ اس میں اصلاح یا سدھار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے اگرسر ہیں؟ نہیں، ہم ہیں، ہمارے راج منتری وسیم صاحب ہیں، ہمارے راج منتری جوگیش پرتاپ سنگھ ہیں، ہمارے راج منتری کیلاش چورسیا ہیں. ہم چاروں لوگ مل کر کے برابر پریتنشیل میں ہیں کہ ہم اس معاملے کو سدھاریں. بہت سدھر بھی گیا ہے، اب بہت کم ہے جو ہم کو آشا ہے کہ اگلے سال تک سارا معاملہ سدھر جائے گا.
उन्होंने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जो पूरा निज़ाम है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, उसको सही किया जाए और उर्दू के टीचर भर्ती किए जाएं, उर्दू की किताबें भी बेहतर तरीके से छापी जाएं ताकि बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। कैमरामैन शरद के साथ इरफान अली, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ है। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल से लिटरेरी फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। 2 रोज तक चलने वाले इस अदबी मेले में पूरी दुनिया से अदबी हस्तियां शामिल होने के लिए आ रही हैं। फेस्टिवल के मुंतजमीन के मुताबिक इस बार उर्दू पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुशायरे के अलावा दास्तान गोई को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान से रजा नईम फेस्टिवल में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। रजा मंटो के अफसानों का अंग्रेजी में तर्जुमा कर रहे हैं। यह अदबी मेला मुंशी नवल किशोर के नाम मंसूब किया गया है। समाजी इदारे अगर खुलूस से काम करें तो मुआशरे में नुमाया तब्दीली देखने को मिल सकती है। इसकी मिसाल बेंगलुरु का शबाब बैतुल माल इदारा है। इस इदारे के तहत मुनक्किदा इज्तिमाई शादियों की तकरीब में रियासत के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने शिरकत की और गरीब जोड़ों का निकाह पढ़ाया। बेंगलुरु का शबाब बैतुल माल इदारा गुज़िश्ता चंद सालों से मुस्लिम समाज के गरीब तबके की खिदमत करता आ रहा है। मुख्तलिफ समाजी कामों के साथ इस इदारे के नौजवान हर साल गरीब जोड़ों के लिए इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करते आ रहे हैं। इस मरतबा इदारे ने शहर के प्लाजा मंडल इलाके में मौजूद संगीन जामा मस्जिद के अहाते में 15 गरीब जोड़ों की शादियां करवाईं। इदारे के सदर का कहना है कि मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इज्तिमाई शादियों की तकरीब के लिए मुस्तहिक जोड़ों का इंतखाब किया गया। दुल्हा दुल्हन को अलमारी, पलंग समेत 36 जरूरी अशिया फराहम की गयी। ऐसा नहीं कि चलो कोई बोल दिए कोई कह दिए, ऐसा नहीं करते हैं। पहले लड़के की भी इंक्वायरी करते हैं और लड़की की भी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद उनको एक टोकन दिया जाता है। इसमें 50 पर 5 मेंबर हैं। सारे मेंबरों के जरिए से एक काम काबू में आता है। निजाम बना के चला रहे हैं, इसमें किसी का ये नहीं है। खुद जवान सब जवान लड़के हैं, इसमें हम दोनों ही उम्र वाले हैं, बाकी सब जवान लड़के हैं और बहुत मेहनत से
खुशी से अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोल के जमा करते हैं। जो पूंजी हम जमाते हैं कोई चीटी या फंड ऐसा नहीं करते, वो ऐसा ही जमा करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह बोल के काम शुरू करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत भी देता है। इन गरीब जोड़ों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह रही कि रियासत के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने उनका निकाह पढ़ाया। इस मौके पर मुफ्ती अशरफ अली ने तलकीन की कि दूल्हा दुल्हन अज़दवाजी जिंदगी को इबादत की तरह गुजारें। इसी तरह दूसरे वो हजरात जो पहले से इज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो एक मुस्तकिल इबादत में लगे हुए हैं जिनसे उनका आधा दीन कमाल पाता रहता है। शबाब बैतुल माल के तहत 70 गरीब जोड़ों के निकाह हो चुके हैं। इज्तिमाई शादियों के अलावा ईदैन के मौके पर गरीबों में अनाज की तकसीम, बेवाओं को माली मदद और दीगर समाजी काम शबाब बैतुल माल के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। बोहरा मुस्लिम समाज के हजारों अकीदतमंदों ने मुंबई के आजाद मैदान में जमा होकर 52वें दाई मरहूम सैयदना बुरहानुद्दीन को खिराज अकीदत पेश किया। सैयदना बुरहानुद्दीन के जानशीन सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की हिमायत का ऐलान किया। वाज़ेह है कि बोहरा समाज के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का 17 जनवरी को इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद उनके भाई कौजिमा कुतुबुद्दीन ने खुद को सैयदना का जानशीन करार दिया था। बोहरा समाज के तकरीबन 40,000 अफराद ने आजाद मैदान में जमा होकर कौजिमा कुतुबुद्दीन के दावे को रद्द कर दिया। ये सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब जो वफात हुए उनका कॉन्डोलेंस का है, और उनके बाद हमारा इजहार अकीदत है कि उनके बाद जो हमारे 53वें दाई जो कायम हुए हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उनके साथ हैं, हम उनके लिए करके हुए। कानपुर के डीएम अविनाश मुसलमानों में काफी मकबूल हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुहर्रम और रबीउल अव्वल के जुलूस के अलावा दीगर त्योहारों को पुरअमन तौर पर गुजारने के पीछे डीएम अविनाश का काफी अहम रोल रहा है। अविनाश सिंह के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। खास तौर से मुस्लिम समाज में उनको एहतराम की निगाह से देखा जाता है। कानपुर से निकलने वाले मुहर्रम और मोहम्मदी जुलूस को पुरअमन तरीके से निकालने में जो कामयाबी मिली, उसमें अविनाश सिंह की जाती कोशिशों का भी बड़ा दखल है। यही वजह है कि समाज के हर तबके के अफराद बिला झिझक उनके पास आते हैं। कि मैं इस साल ही नहीं, पिछले पूरे साल भी मैंने इन सारे जुलूसों को बहुत ही शांतिपूर्वक निपटाया था। और जहां तक मेरा जो अनुभव है, यहाँ पर कानपुर नगर बहुत ही शांतिप्रिय जनपद है और ये सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल के रूप में इसको मैं देखता हूँ। और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पूरा साल भर लगातार धार्मिक जुलूस चलते रहते हैं, कभी हिंदू भाइयों के और कभी मुस्लिम भाइयों के, कभी सिख भाइयों के या कभी क्रिश्चियन भाइयों के। तो आप देखिए पिछले 2 साल से आप देखेंगे, मैं जब से यहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारी पुलिस साथी हैं और एक जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और साथ साथ जो पब्लिक के बीच प्रशासन पुलिस का जो भरोसा है, जो हमने आम पब्लिक का विश्वास जीता है, तो उनको मन में ये भरोसा है कि प्रशासन कभी भी कोई उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। मुस्लिम तबका अविनाश सिंह की रोशन ख्याली और ईमानदारी का एतराफ करता है। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों ने कई मौके पर अविनाश सिंह को एजाजात से नवाजा। शहर काजी मौलाना आलम रजा नूरी अविनाश सिंह जैसे सरकारी अफसरों की जरूरत हर शहर में महसूस करते हैं। जो है उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। सभी तबके के लोगों में वो बहुत मकबूल हैं और सभी लोगों से आपस में राय मशवरा करके ही वो कोई कदम उठाते हैं। एडीएम अविनाश सिंह का कहना है कि इंतजामी उमूर के अफसरान अवाम के ताउन के बगैर काम नहीं कर सकते। अविनाश सिंह ने मुसलमानों की अमन पसंदी को भी सराहा है। काजी शहर का कहना है कि यूपी जैसे ही नहीं बल्कि हर हसास शहर में अविनाश सिंह जैसे अफसरान की जरूरत है। एक सिविल सर्वेंट की हैसियत से जिस तरह अवाम के हर तबके को साथ लेकर चलने की जरूरत होती है, अविनाश सिंह इस मेयार पर पूरे उतरते हैं। अविनाश सिंह की खूबी यह है कि वो मजहबी और ग्रोही इम्तियाजात से ऊपर उठकर काम करते हैं। ईटीवी न्यूज कानपुर। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया
प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आइन में सबको बराबरी का हक है, लेकिन इस दरमियान कई सारे लोगों की ऐसी शिकायतें हैं कि उनके साथ नाइंसाफियां होती हैं, बराबरी नहीं होती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सच्चर कमेटी ने अपनी तमाम सिफारिशों में एक अहम सिफारिश की थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की तश्कील की। लेकिन ये कमीशन जो है अभी तक नहीं बना। हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने इस कमीशन की तश्कील नहीं की। इससे क्या नुकसान हो रहे हैं और अगर ये बनता है तो इससे किसको फायदा होगा? और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं सैयदा सैयदीन हमीद साहिबा, आप मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन की, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं अनीस दुर्रानी साहब, आप कांग्रेस के लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं जफर महमूद साहब, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से आपका ताल्लुक है और एक्सपर्ट हैं ये इस सब्जेक्ट के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सबके अलावा ऑडियंस के दरमियान भी एक खास मेहमान अंजरुल हक गुड्डू साहब, आप सोशल वर्कर हैं, ये भी अपने सवाल रखेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जफर महमूद साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में और इससे क्या कुछ फायदे होंगे। देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान का आईनी ढांचा है उसके अंदर ये है कि स्टेट इंश्योर करेगा कि सारे लोगों को, सारे शहरियों को मसावी तरीके से, बराबरी के साथ पूरी अपॉर्चुनिटीज, पूरे मौके मिलने चाहिए हर तरह के। और ये बात भी किसी से छुपी ढकी नहीं है कि हमारे मुल्क में, हमारे समाज में तरह तरह के तासुबात हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो मजहबों के बीच में हो, बल्कि विदिन मजहब भी हैं, तरह तरह के तासुबात हैं। तो उस तासुब का शिकार अक्सर बेशतर लोग हो जाया करते हैं। इस वजह से ये सोचा गया, सच्चर कमेटी ने, इनफैक्ट सच्चर कमेटी ने ये बहुत जोरदार सिफारिश की कि कमेटी तो मुसलमानों ताल्लुक से बनी है और कमेटी ने आदाद शुमार की बुनियाद के ऊपर ये भी बता दिया कि मुसलमान हर मामले में सबसे पीछे हैं बाकी सबसे, और उनके लिए कुछ रेमेडीज बताएं, कुछ हल बताए कि ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, इदारा साजी इंतजामात होने चाहिए। उसमें एक चीज ये भी कही कि अगर साथ साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन भी बन जाए जिसमें कि लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। अब दूसरी बात, आप मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक बना क्यों नहीं, तो वो वाकई बड़े अफसोस की बात है। ये 7 साल पहले सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके फौरन ही बाद कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी थी। उसके फौरन बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना था प्रोफेसर माधव मेनन के अंडर में, जिससे कि कहा गया था कि आप मोडालिटीज बताएं कि भाई किस किस तरह से क्या क्या होना चाहिए। वो सब भी उस कमेटी ने, एक्सपर्ट ग्रुप ने अपना पूरा बना करके वो भी 4 साल पहले दे दिया। अब उसकी बुनियाद पे तो बहुत पहले बन जाने चाहिए। तो कुछ बात समझ में आती नहीं है। कई बार मैं खुद मिनिस्टर एक के बाद एक दूसरे मिनिस्टर साहिबान से तमाम सब कह चुका हूँ, अपनी तकारीर में, मज़ामीन में लिख चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो इलेक्शन ईव का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा हो सके। और शायद ऐसा होता भी नहीं है, सियासी फायदा उतना मिलता भी नहीं है। जाहिर है, उतना क्यों हो, अभी तक के तजुर्बात रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है, ये एक अहम बात है और ये जो सच्चर कमेटी की जो अहम सिफारिशात थी या जो उनके पॉइंट्स थे, उनमें से एक अहम बात ये भी थी कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। अब हुकूमत जो है अपने तौर पर जो है वो वादे करती है, बातें करती है, सियासत का जो है एक अलग रुख है, सियासी पहलू पर भी हम जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है और ये बनना चाहिए, इसको जो है बहुत ज्यादा वक्त हो गया, इसको लटकाया जा रहा है लगातार? इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन जिन ममालिक में बने हैं और खास तौर से यूके में बहुत देर से और बहुत ही
ایکٹیو ایکول اپرچونٹیز کمیشن ہے، اور اس کا ایک وفد بھی آیا تھا، ان کی یہاں ملاقات بھی ہوئی تھی منسٹر آف مائنورٹی افیئرز سے، اور ظفر صاحب تو آتھر ہی ہیں ان اے سینس، ہی از ریٹن دا سچر کمیٹی رپورٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پرابلم ایک یہ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے